नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। वही कर्मचारियों को रिटायरमेंट को लेकर भी सरकार से बड़ी खबर है। साथ ही सरकार से रेलवे कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर आई है, जो वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ आज महंगाई भत्ता को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जानिए इन सभी महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी दुनिया भर के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO से बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में कब तक आएगी कोरोना वैक्सीन, जानिए WHO का जवाब। जी हां, कोरोना वायरस महामारी दुनिया भर में तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। हालांकि सुरक्षा उपायों के साथ एक बार फिर से कारोबार को खोला जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के सामने ये सवाल है कि आखिर कब तक दुनिया को कोविड-19 वैक्सीन मिलेगी और वे इस महामारी से बेखौफ होकर अपना काम कर पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि वह कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीन की उपलब्धता अगले साल के मध्य से पहले उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कड़ाई से जांच करने और सुरक्षा पर जोर दिया है। जेनेवा में एक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा, अगले साल के मध्य से पहले तक हम दुनिया भर में व्यापक रूप से कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का हवाला देते हुए कहा, तीसरा चरण लंबा होगा, क्योंकि हमें यह देखने की जरूरत है कि कितना यह हकीकत में सुरक्षा करती है और ये कितना सुरक्षित है। दुनिया के करीब 76 देश अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सह नेतृत्व वाली वैश्विक कोरोना वैक्सीन आवंटन योजना में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य टीका खरीदने और उन्हें वितरित करने में मदद करना है। इस योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। GAVI वैक्सीन गठबंधन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सेठ बर्कल ने कहा कि समन्वित योजना, जिसे COVAX के रूप में जाना जाता है, अब जापान, जर्मनी, नॉर्वे सहित 70 से अधिक अन्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये सभी देश कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है। ब्रिकल ने एक साक्षात्कार में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया, हमारे पास अभी 76 देश हैं जिन्होंने टीका खरीदने और उसे अपने देश की जनता तक पहुंचाने के लिए हामी भरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा, यह अच्छी खबर है। यह दिखाता है कि कोवैक्स की सुविधा व्यवसाय के लिए खुली है और दुनिया भर में उस प्रकार की इच्छा को आकर्षित कर रही है जिसकी हमें उम्मीद थी कि ये होगा। बर्कल ने कहा, कोवैक्स समन्वयक चीन के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि क्या यह भी इसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा, हमने चीनी सरकार के साथ कल चर्चा की थी। हमारे पास उनके साथ अभी तक कोई हस्ताक्षरित समझौता नहीं है, लेकिन बीजिंग ने सकारात्मक संकेत। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किया CGI बेनिफिट टेबल। चेक कीजिए आपको कितनी रकम मिलेगी। जी हाँ, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। दरअसल रिटायरमेंट तक केंद्र सरकार का कर्मचारी CGI में अपना योगदान देता रहता है। CGI 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती हैं और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेविंग फंड के रूप में काम करती है। कुल योगदान में से अनुदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है, जबकि शेष सेविंग फंड में जाता है। सेविंग फंड में जमा राशि का भुगतान सेवा से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को दिया जाता है। प्रत्येक तिमाही में सरकार सेविंग फंड के लाभार्थियों की सूची जारी करती है, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली राशि के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद करती है। CGI 1980 का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की मदद करने और रिटायर्ड होने पर एक मुफ्त भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम लागत और पूरी तरह से योगदान और स्व वित्त पोषित बीमा कवर प्रदान करना है। मासिक अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है, जबकि शेष बचत निधि में जाता है।
अगली बड़ी खबर, जाने केंद्रीय कर्मचारियों पर कैसे लागू होगा जल्दी रिटायरमेंट का नियम और काम की समीक्षा का क्या होगा तरीका। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों पर कैसे लागू होगा समय पूर्व रिटायरमेंट का नियम। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की नौकरी के 30 साल पूरे होने पर परफॉर्मेंस के आधार पर उसे समय से पहले रिटायरमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल रूल 56J और CCS पेंशन रूल को एक बार फिर स्पष्ट करते हुए सरकार ने यह बात कही है कि केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आदेश में सभी विभागों एवं मिनिस्ट्रीज को आदेश दिया है कि 50 से 55 साल से ज़्यादा की आयु या फिर नौकरी के 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की तिमाही समीक्षा की जाए। सरकार के इस आदेश के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसे लेकर चिंताएं बढ़ गई है। आइए जानते हैं सरकार के इस आदेश का कर्मचारियों पर कैसे होगा असर। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर की अवधि के काम की समीक्षा जनवरी से मार्च के बीच की जाएगी। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के काम की समीक्षा अप्रैल से जून तिमाही में की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1 साल का ही वक्त रह गया है तो फिर उसे रिटायर नहीं किया जाएगा। हालांकि काम में बड़े पैमाने पर कमी पाए जाने पर समय पूर्व रिटायरमेंट पर भी विचार किया जा सकता है। रिव्यू के दौरान किसी भी कर्मचारी को एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के अलावा पूरे सर्विस रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। नौकरी के 30 साल पूरे होने पर जनहित में समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी सरकार ने स्पष्ट किया है नियम। जी हां, 50 साल से ज़्यादा उम्र के कर्मचारी निशाने पर मोदी सरकार हर 3 महीने पर करेगी काम की समीक्षा। कमी पाए जाने पर होगी छुट्टी। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के काम की समीक्षा के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया जाएगा और नियमों के आधार पर काम का असेसमेंट किया जाएगा। नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के काम की समीक्षा के लिए गठित होने वाली कमेटी की अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी में संयुक्त सचिव के लेवल से नीचे का अधिकारी है तो फिर कमेटी की अध्यक्षता डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी करेंगी। नए आदेश को लेकर जताई जा रही है चिंताओं को लेकर एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। इस आदेश के जरिए पुराने नियम को ही एक बार और स्पष्ट किया गया है। 28 अगस्त के ऑफिस मेमोरेंडम इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य व्याख्या में किसी प्रकार की अस्पष्टता को खत्म करना है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी परफॉर्मेंस रिव्यू के संदर्भ में हो या फिर समय से पहले रिटायरमेंट के संदर्भ में। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ताज़ा DOPT ऑफिस मेमोरेंडम में कोई नया नियम नहीं है। ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अब तक केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए फॉलो की जाती रही है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य नियमों में स्पष्टता लाना है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने रेलवे को लेकर लिया बड़ा फैसला, बदल जाएगा स्वरूप, कर्मचारियों पर होगा सीधा असर। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने रेलवे बोर्ड और रेलवे की 8 अलग अलग सर्विसों का पुनर्गठन कर दिया है। इसके तहत अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आधिकारिक रूप से सीईओ की तरह काम करेंगे। रेलवे बोर्ड मेंबरों की 3 पोस्ट खत्म कर दी गई है। अब बोर्ड में चेयरमैन कम सीईओ के साथ सिर्फ 4 रेलवे बोर्ड मेंबर ही काम करेंगे। रेलवे बोर्ड का स्वरूप बदला। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे मंत्री के बाद सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन CRB होता है। उसके साथ अब तक 7 बोर्ड मेंबर होते थे। CRB और मेंबरों को मिलाकर रेलवे बोर्ड बनता था। रेलवे के सभी बड़े फैसले रेल मंत्री की निगरानी में रेलवे बोर्ड ही लेता है। अब इसे रेलवे बोर्ड का छोटा कर दिया गया है। रेलवे की 3 सर्वोच्च की पोस्ट यानी 3 बोर्ड मेंबर की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही स्थायी जनरल मैनेजर की स्केल को बढ़ाकर बोर्ड मेंबरों का लगभग समकक्ष कर दिया गया है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का हुआ गठन। जी हां, भारतीय रेलवे के अलग अलग कामों के लिए यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अब तक 8 अलग अलग परीक्षाएं होती थी, जिसे पास कर कर्मचारी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। ऐसे में रेलवे के बड़े पदों के लिए इन डिपार्टमेंटों में मनमुटाव बना ही रहता था, जो एक बड़ी समस्या। नई रिस्ट्रक्चरिंग में अब इन 8 ग्रुप सर्विसेज को एक साथ मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम की एक नई ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस का गठन किया गया है। इसका मतलब है कि अब उन 8 सर्विसेज के स्थान पर अकेली इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस काम करेगी। बदल गया इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर अब इसे इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस का नाम दिया गया है। अब तक रेलवे में अलग अलग सर्विस ग्रुप के आए अधिकारियों में अच्छी पोस्टिंग आदि को लेकर कानूनी और आंतरिक लड़ाई चलती रहती थी। यहाँ तक कि अगर किसी मैकेनिकल सर्विस ग्रुप के व्यक्ति को उसकी काबिलियत के कारण किसी खास पोस्ट पर बैठाया गया तो इलेक्ट्रिकल या अन्य ग्रुप सर्विस के अधिकारी दूसरी ग्रुप सर्विस के अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते थे। अब रेलवे की सभी ग्रुप सर्विसों के वजह से यह असंतोष खत्म हो जाएगा और कामकाज में स्पष्टता आएगी।
प्रमोशन में वरिष्ठता और ग्रुप सर्विस विशेष का कोटा खत्म। अब तक रेलवे अधिकारियों को मिलने वाले काम, असाइनमेंट और संबंधित पोस्ट उनकी वरिष्ठता और उनके ग्रुप सर्विस के कोटे के आधार पर होती थी। प्रमोशन का आधार भी सीनियोरिटी और कोटा ही था, लेकिन मर्जर के बाद अब सभी अधिकारियों का प्रमोशन उनकी क्षमता और परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। इसी आधार पर उन्हें काम भी दिया जाएगा। इससे सभी को आसान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। बड़ी खबर, 21 से 10 अक्टूबर तक धरना देंगे पेंशनर्स। जी हां, आपको बता दें कि पेंशनर एसोसिएशन पंजाब स्टेट पावर व ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्कल के गुरदासपुर की बैठक हजारा सिंह गिल के नेतृत्व में गुरु नानक पार्क में हुई। इन मांगों को लेकर 17 सितंबर को सर्कल स्तर की कन्वेंशन करने का फैसला किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए हजारा सिंह गिल ने बताया कि सरकार उनकी एसोसिएशन की मांगों को लागू करने के बजाय अनदेखा किया हुआ है। इससे एसोसिएशन में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने मांग की कि छठे वेतन कमीशन की रिपोर्ट जारी की जाए, महंगाई भत्ते का पिछला बकाया और वर्तमान किस्तें जुलाई 2018, जनवरी व जुलाई 2019 जारी किए जाए। पावरकॉम पेंशनर्स के लिए बिजली कनेक्शन दिया जाए, कैशलेस मेडिक स्कीम लागू की जाए, थर्मल प्लांट बठीडा की 1764 एकड़ जमीन न बेची जाए, बिजली संबोधन बिल रद्द किया जाए, जाम किए गए डीए बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर 21 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मंडल स्तर के धरने लगाकर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सरकारी बाबू बनेंगे कर्मयोगी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़े मिशन को मंजूरी मिल गई है। सीएनबीसी आवाज की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विसेज अधिकारियों को अब कर्मयोगी मिशन के तहत कास्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत चलाया जाएगा। आपको बता दें कि हाल में पेंशन भोगियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश ईपीपीओ सीधे उनके डिजी लॉकर में मिलेगा, जिससे देरी की संभावना समाप्त होगी। डिजी लॉकर नागरिकों के लिए एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है। इसमें वे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके में से रख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान नए पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश की कागजी फिजिकल प्रति लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, इसे सुनिश्चित करने को यह कदम उठाया गया है। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए ईपीपीओ को डिजी लॉकर के साथ जोड़ा जाएगा। एक अधिकारी बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ईपीपीओ को संबंधित पेंशन भोगी के डिजी लॉकर में सीधे भेजा जाएगा, जिससे विलंब की संभावना समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इससे पेंशन भोगियों की मूल पीपीओ के गायब होने की समस्या का भी अंत होगा। ऐसा होने पर उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। तो ये थी आपके लिए आज की वीडियो और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।